अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सोचना होगा और मैं हूं डॉक्टर सजाद बुखारी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान ने अपना इक़्तिदार संभालने से पहले ही एक इनिशिएटिव जिसको आज ग्लोबल इनिशिएटिव कहा जा रहा है, जिसकी गूंज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में भी हमें सुनाई दी और मिडल ईस्ट में बिलखुसूस क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बिलियन ट्री सुनामी के हवाले से बड़ी आलमी पजीराई हुई इस इनिशिएटिव की। और अब तो मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें सऊदी अरब, जिसने इस हवाले से सोचो विचार शुरू कर दी और क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की तर्ज का एक इनिशिएटिव मशरिक़ वस्ता सरसब्ज प्रोग्राम जो है वो समिट जो है वो होने जा रहा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इसमें खुसूसी शिरकत करने जा रहे हैं। एक तरफ तो हमारे सऊदी अरब के साथ एक इमोशनल अटैचमेंट जिसको हम कहते हैं, मजहबी भी हमारे ताल्लुकात हैं, सकाफती ताल्लुकात हैं, एक अंडरस्टैंडिंग माजी से मौजूद है और हरीमैन शरीफैन के हवाले से हमारा जो मौक़िफ़ है और ख़ास तौर पर सऊदी अरब की सरजमीन जो है वो हमारे लिए कितनी मुकद्दस है ये तो सब जानते हैं। लेकिन इस दौरे की अहमियत पे आज हम बात करेंगे कि ये जो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी के हवाले से बातें हो रही हैं और इस ग्लोबल इनिशिएटिव पे आज पूरी दुनिया ये समझ रही है कि इन्वायरमेंट और ख़ास तौर पर ग्लोबल ये जो क्लाइमेट चेंज था इस पे हमारा क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और दुनिया ने इस पर तवज्जो नहीं दी और अब अक़वाम मुत्तहिदा के ये एजेंडे में शामिल हो चुका है और इस पर हमेशा बात होती है। सऊदी अरब में जो ये समिट होने जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर को खुसूसी तौर पर मदऊ किया गया है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं और डेफिनेटली इस पर एक डिप्लोमेट ही बड़े अच्छे अंदाज से बात कर सकता है। मेहमानों का तारुफ करवाते चलें, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं नजमुस साकिब साहब, साबिक सफ़ीर हैं और हमेशा हमारे प्रोग्राम में खुसूसी शिरकत करते हैं। बहुत शुक्रिया नजमुस साकिब साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नसीम सिद्दीकी साहब हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं, बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गज़नफ़र अली साहब, आपने हमें स्काइप पे ज्वाइन किया है, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मैं वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करूँगा। नजमुस साकिब साहब, सऊदी अरब के इस दौरे की अहमियत, अफादियत और आने वाले दिनों में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्योंकि एक तरफ आपको याद होगा सऊदी अरब ने $10 बिलियन की एक ऑयल रिफाइनरी का क़याम अमल में लाना था गवादर में। ये कहा जा रहा है, माहिरीन ये भी समझ रहे हैं कि इस पर भी बात होगी। सबसे पहले जो सरसब्ज मशरिक़ वस्ता है इसके बारे में जो मोहम्मद बिन सलमान एक इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं, क्या समझते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होगा पूरे रीजन पे? शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपने इंट्रो में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया कि हमारे जो रवाबित हैं सऊदी अरेबिया के साथ पाकिस्तान के देरीना हैं, दोस्ताना हैं, प्यार मोहब्बत है, उसमें मज़हब भी आता है, हरमैन शरीफैन भी आते हैं, मक्का मुअज़्ज़मा, मदीना मुनव्वरा। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमेटिक उस पर देखें तो आपको पता लगेगा कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान जो है ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में बल्कि हमारा जो OIC है जिसको लीड करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ नाउ बना दिया गया है, उसको लीड करता है सऊदी अरेबिया। और उसमें आपने देखा होगा कश्मीर के बारे में बात हो या किसी भी और मुसलमानों से रिलेटेड बात, तो सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक रहता है। दो बातें इसमें यानी इस वक्त दिमाग में आ रही हैं। पहली तो ये कि ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये इनिशिएटिव है, आपने देखा कि इससे पहले जो बरतानिया के वज़ीर आज़म हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर जो है वो इमरान खान की तारीफ़ की और उन्होंने कहा जी कि ये क्लाइमेट चेंज पे और ये जो सरसब्ज़ बनाने वाली चीज़ है इसमें हमें इनकी तकलीद करनी चाहिए। सऊदी अरेबिया का ये है कि आपको पता है कि वहाँ का इलाका जो है वो कैसा है, डेजर्ट ज़्यादा है, उसमें तो वैसे भी ज़रूरत है, लेकिन ये जो तहरीक मिली है दुनिया भर के सरबराहान को प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की इस वजह से, ये ज़रा थोड़ी काबिल तारीफ़ इसलिए भी बनती है और ख़ास तौर पे वो लोग जो कि तनकीद ही सिर्फ करते हैं कि इमरान खान ने आज तक 3 साल में किया क्या है, तो उसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि क्या ये कभी पहले हुआ है कि पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर ने कोई इनिशिएटिव लिया हो और उसको ग्लोबली एक्सेप्ट किया गया हो, पजीराई हो, उसकी पजीराई इस तरह अच्छा, से हो। इसमें एक हमारी बैड लक ये भी है कि अब तक तो बहुत सारे लोगों को ब्लू इकॉनमी का नहीं था पता और ब्लू इकॉनमी मुतारिफ करवाई गई पाकिस्तान में, उसका बताया भी गया और आपको भी पता है कि कितना ट्रेड होता है, कितना बिजनेस होता है। ऐसा ही। लेकिन इस वक्त जो ग्रीन इकॉनमी है उसके हवाले से दुनिया बड़ी तवज्जो दे रही है इस चीज़ पे और वो बहुत ज़रूरी भी है। देखिए ज़माना डॉक्टर साहब बदल रहा है बड़ी तेज़ी के साथ। अभी हम प्रोग्राम से पहले भी बात कर रहे थे कि आपको पहले ये होता था कि जी इस महीने ये हुआ, इस हफ्ते ये हुआ, अब ये है कि अगले मिनट क्या हो रहा है। तो उसमें आपने ये जो ग्रीन इकॉनमी की बात की है ये बिल्कुल दुरुस्त है। अब उसमें ये है कि इस दौरे में सिर्फ इसी की बात नहीं होगी,
जब बायलैटरल बात होती है तो उसमें तिजारत की भी बात होती है, अफगानिस्तान पर भी बात उसमें होगी, तेल पे भी बात होगी, उसमें अफगानिस्तान के हालात आएंगे, उसमें पाक इंडिया रिलेशंस की बात होगी, कश्मीर का जिक्र आएगा। और आपको मालूम है कि सवाए एक छोटे से पैच के जो कि कुछ अरसा पहले आया, जिसमें सऊदी अरेबिया को एक आध को गलतफहमी ओआईसी के एंगल से हुई, वो जो मलेशिया का चक्कर जी था, हाँ, जी हाँ, हिसाब जी हाँ, किताब था, जिसको कि और फिर एक स्टेटमेंट हमारी तरफ से आई जिसपे कि रिएक्शन आया सऊदी अरेबिया से। उसके बाद से लेके आज तक हालात जो हैं, दो तरफा ताल्लुकात जो हैं वो मुसलसल तेजी के साथ भलाई की तरफ जा रहे हैं, अच्छे हो और रहे बेहतरी हैं की तरफ जा रहे और हैं। बेहतरी की तरफ हो ठीक रहे है, हैं। और ठीक है, उसमें ये वाला दौरा जो है, और इस पॉइंट पे जबकि पाकिस्तान को ये देखिए, यानी आईएमएफ की सूरत हाल देखिए, बिल्कुल, आप उसमें जीएसपी प्लस की सूरत हाल देखिए, उसमें आप फैटफ की सूरत हाल देखिए, उसमें पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल और इंडेसीज जो हैं उनको देखिए। ठीक तो है, इसमें जिस तरह से कि आपने देखा कि पूरे अगर आप पिछले 70 साल लें कि जब मुश्किल पड़ती है पाकिस्तान को, तो जो दो तीन दोस्त ममालिक हैं उनमें सर फहरिस्त सऊदी सऊदी अरेबिया अरेबिया है। है, और मुझे पूरा यकीन है कि इमरान खान साहब का ये दौरा जो है ये कामयाब होगा। कामयाब होगा। नसीम सिद्दीकी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, और ब्रिगेडियर साहब, हमने अपने अगले मौजू पर भी बात करनी है, वो भी इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस खित्ते से जुड़ा हुआ है, खित्ते में पीस के हवाले से वो जुड़ा हुआ है, और हिंदुस्तान में जिस तरीके से हिंदुत्व जो है वो फलता फूलता जा रहा है, और एक अब तो आज एक खबर भी आई है कि एक सिखों के कातिल का बड़ा इस्तकबाल किया गया है हिंदुस्तान के अंदर, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन ये बताइएगा कि ओपेक ममालिक के बारे में सब जानते हैं कि ओपेक जो है उसका ग्लोबली बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, और अभी भी प्रोडक्शन के हवाले से सऊदी अरब ने, जब से ये कोविड-19 आया तो प्रोडक्शन ओपेक ने बहुत कम कर दी अपनी, ऑयल प्रोडक्शन बहुत कम हुई है, जिसकी वजह से इंटरनेशनली जो है वो फी बैरल जो है वो पेट्रोल जो है वो भी महंगा हुआ है, और उसका एक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो एक आम आदमी पे पड़ा है। इस हवाले से भी बात होने जा रही है। फिर ऑयल रिफाइनरी जो है, जिसका सऊदी अरब ने वादा किया था कि हम गवादर में एक $10 बिलियन लगाएंगे और वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी लगाएंगे, तो आप क्या समझते हैं टारगेट क्या होना चाहिए? डेफिनेटली मशरिक़ वस्ता सरसब्ज़ प्रोग्राम में तो वो शिरकत करने जा रहे हैं, लेकिन जिन मौज़ूआत की तरफ और जिन इश्यूज़ की तरफ जो है, कोर इश्यूज़ की तरफ नजम साकिब साहब ने इशारा दिया, क्या ये भी ज़ेर बहस आ सकते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सजाद साहब। असल में जहाँ तक ग्रीन एनर्जी का आप जिक्र कर रहे हैं, तो ग्रीन एनर्जी के छोटा सा ये कमेंट कहूँगा कि इम्पोर्टेंट तो बहुत है, लेकिन अभी लेटेस्ट अगर आप डेवलपमेंट देख रहे हो तो ग्रीन एनर्जी जो है वो बहुत सारे ख़तरात में आती जा रही है, और बहुत सारे ऐसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी हैं, और बहुत क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ दरिया सूख रहे हैं, कुछ ओशन सूख रहे हैं, और बहुत सारे ममालिक को जो इसकी फ़िक्र हो गई है। जिस तरह अभी रशियंस ने अपना आर्कटिक में एक डिप्लॉयमेंट शुरू कर दिया है, और वहाँ पे उन्होंने अपने जो है फौजी स्टेशन कर दिए हैं, बेसिस बनाए हैं। आर्कटिक में एक बेस बनाया है जहाँ पे 100 के करीब फौजी और बड़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट रखे हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे प्यूटन ने जिस तरह कहा, और जिस तरह सोच रहे हैं कि आने वाले दिनों में आर्कटिक आहिस्ता आहिस्ता जब सूखेगा और वहाँ से नीचे से समंदर आएगा, तो एक अल्टरनेटिव रूट की तलाश में है जो रशिया को मिलेगा। तो एक तो ये भी एंगल है ग्रीन एनर्जी का जिसको जहन में रखना होगा, लेकिन साफ ज़ाहिर है क्योंकि यूएन की प्रायोरिटीज़ में है और पाकिस्तान ने इसके अंदर अपना हिस्सा भी बहुत डाला है, तो उसके हिसाब से ये इशू एक बहुत ही अहम इशू है। दूसरी चीज़ जो आपने जिक्र किया ओपेक का, तो याद रखिएगा कि ओपेक की जितनी प्रोडक्शन होती है और जितनी उनकी उन्हें वो बुनियादी तौर पर सऊदी अरब के कंट्रोल में नहीं है। वो आपने स्टोरी ऑफ सेवन सिस्टर्स पड़ी होगी, जिसमें शेवरॉन है, बीपीएल है, अपना शेल है, ये तमाम जो ऑयल कंपनियां हैं और इनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं, और अरामको जो है उसके ऊपर सऊदी अरब की हुकूमत का भी कंट्रोल कोई नहीं, वो कमर्शियल एक्टिविटी है। अब दुनिया में जो कि पेट्रोल की प्राइसेस अगर बढ़ रही हैं, तो किस लिए बढ़ रही हैं, उसकी दो ही रीज़न है। एक तो ये कि आप डिमांड एंड सप्लाई का मसला आ रहा है, और दूसरा ये है जो डिपेंडेंस ऑन, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाकी एनर्जी पे, जिसमें हाइड्रो पावर भी आती है, जिसमें फर्नेस ऑयल भी आता है, जिसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं, उस पर अगर आहिस्ता आहिस्ता कम होगी तो पेट्रोल के ऊपर तो फिर प्रोडक्शन आपको ज़्यादा करनी पड़ेगी। फिर वो पैक को तमाम के तमाम अपना जो प्रोडक्शन प्लान है उसको रिवाइज करना पड़ेगा, और उसको रिवाइज करने के लिए उसके अंदर जो इंटरेस्ट है इन कंपनीज का, बुनियादी तौर पे कंज्यूमर का इंटरेस्ट नहीं सामने रखा जाता। इसमें ये जो 7 कंपनी है, जो भी लोग इसके साथ हैं, और जिस तरह ऑयल का टेक ओवर किया गया अपना
शेख रशीद साहब लाहौर में आगे हैं। पिछली दफ़ा आप मुज़ाकराती टीम का हिस्सा थे और आपने कामयाब मुज़ाकरात करवाए थे। इस बार क्यों नहीं जिम्मेदारी आपको सौंपी गई और आप क्या हाल देख रहे हैं? और साथ देखें, आपने मालूम है कि कल भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुझसे ये सवाल पूछा था और मैंने ये कहा था कि देखें, कोई भी इशू है उसका हल जो है वो डायलॉग होता है, मुज़ाकरात होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल आप किसी से भी बंद नहीं करते। तो मैंने कहा था कि पंजाब हुकूमत को और मरकज़ी हुकूमत को फ़ौरन जो है मुज़ाकरात जो हैं उनके साथ करना चाहिए। तो पिछली दफ़ा भी मैं उस वक्त एंगेज हुआ था जब हुकूमत पंजाब ने और मरकज़ी हुकूमत ने मुझे कहा था कि मैं मुज़ाकरात जो हैं लीड करूं। तो इंशाल्लाह अब हमारी टीमें मुज़ाकरात कर रही हैं। अगर उन्होंने समझा कि किसी स्टेज पे मेरी भी ज़रूरत है तो मैं 24 घंटे दोस्तों के लिए हाजिर। साहब, क्या वजह है कि हम सिर्फ एक को रिहा नहीं करना चाह रहे, साद रिजवी को, और इतना बड़ा पूरा मुल्क हमने स्टेक पे लगा दिया है, इतनी रात तसादम हुआ है, हर तरफ कलमा गो है। क्या इस सूरत हाल में क्या हमारे लिए सूदमंद है? इस देखें जी, बात यह है कि सवाल का जवाब जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेरे पास ओहदा है, तो इस सवाल का जवाब तो मेरा ख्याल है अगर चीफ़ एग्जेक्टिव दें तो वही बेहतर है, हुकूमत पंजाब। नाज़रीन, आपको बताएं कि लाहौर में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, जो कि आप बराह रास्त मुलाहिज़ा कर रहे हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। इंडिया में लगाने हैं तो ये एक टर्न है जो सऊदी अरब की पॉलिसीज के अंदर आया है। उसमें हम देखते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब का दौरा, वाकई सऊदी अरब का दौरा हमेशा बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे साथ अगर कोई मुख्तलिफ ममालिक कोई माजी में कोई दोस्त खड़ा रहा है तो हमारे साथ सऊदी अरब भी खड़ा रहा है, और उसके साथ हमारे इंटरेस्ट जो हैं वो भी कॉमन चलते हैं। वो सिर्फ मजहब के रैलम में नहीं होते, वो इकोनॉमी के भी रैलम में होते हैं, और दोनों ममालिक के पीपल टू पीपल जो कॉन्टैक्ट है उसमें, और सऊदी अरब के जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अंदर चल रही होती है, जहाँ वहाँ पे आपकी जो हमारी जो लेबर मैन पावर की खपत रहती है उसके हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा ख्याल है कि आने वाले दिनों में और दौरे से उम्मीद करते हैं कि कुछ अच्छी नई राहें जिसका बेसिक्स हो वो इकोनॉमी के ऊपर हो वो खुलेंगी, और दोनों मुल्क जो है वो आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। नसीम सिद्दीकी साहब, एक बड़ा अहम नुक्ता जिसका ब्रिगेडियर साहब ने भी इशारा किया, ये बताइएगा कि इस वक्त सऊदी अरब में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं वो भी रेमिटेंसेस की शक्ल में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और पूरे गल्फ़ में ही अगर हम बात करें तो हमारे बहुत जो मज़दूर कार तबका है या वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा है किसी भी सेक्टर में, एक बहुत बड़ी तादाद है उसकी। एक तो ये मौजू जो है वो बड़ा अहम मौजू रहेगा, लेकिन दूसरी जानिब एक और बड़ा अहम सवाल जिसका इशारा अब प्रोग्राम में हमारे दोनों पार्टिसिपेंट्स ने दिया है कि IMF का एक बेल आउट पैकेज है जिसे लेने के लिए हमें बड़ी कड़वी गोली या कड़वा घूंट पीना पड़ता है, फिर हमें बिजली के टैरिफ बढ़ाने पड़ते हैं, फिर स्टेट बैंक को रोक दिया जाता है नोट छापने से, बहुत और मामलात होते हैं एक IMF का, यानी 1:2 बिलियन डॉलर, 1 से 2 बिलियन डॉलर के लिए हमें सब कुछ करना पड़ता है। सऊदी अरब के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उस ताल्लुकात में डेफिनेटली एक हिस्सा जो है वो इकॉनमी भी है, और हम चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ अपने रवाबित, आप समझते हैं कि उस तरफ से कोई ऐसा पॉजिटिव जेस्चर या हमारी इकॉनमी में इस वक्त जो हमारी इकॉनमी जो है वो थोड़ा क्राइसिस हमें आया हुआ है, तो उसमें सऊदी अरब जो है वो कंट्रीब्यूट करने जा रहा है, या आपको लगता है कि वो IMF के इस चुंगल से एक दोस्त मुल्क है वो हमें छुड़ाने में कोई मददगार साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। आप ये देखें कि आपने जिस तरह ओवरसीज़ से बात शुरू की थी, तो ओवरसीज़ जो इस वक्त रेमिटेंसेस पाकिस्तान में आ रही हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को उसने बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज किया हुआ है। आपके ज़राए मुबादला के ज़खायर हैं, क्योंकि इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा नहीं हो रही और इम्पोर्ट पे डॉलर्स बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे हैं वैक्सीन की परचेज के ऊपर। बिल्कुल। जिस तरह आपने बात की सऊदी अरब और में एक्सचेंज रेट का भी मसला चल रहा है। अच्छा, फिर एक विजन की बात मैं कर दूं, जैसे नजम साकिब साहब ने हमें गाइड किया कि लीडर वही होता है जो विजनरी होता है। आप देखें कि पाकिस्तान की दुनिया में स्पेशली वेस्ट और अमेरिका की तरफ से हर मामले में जो है
वो नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। फैटफ की तलवार हमारे ऊपर लटकाई हुई है, जबकि इंडिया में आप देख लें कि भारत में जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो स्टेट टेररिज्म है वो तो पाकिस्तान से मैं बहुत ज़्यादा सिद्दीकी बढ़ साहब गई है। इस मौजू पर आने, क्योंकि ये हमारा मैं- अगला मौजू हाँ, है, मैं उस सिर्फ- पे मैं बहुत सिर्फ- अहम बात मैं हम सिर्फ करें। तमीद बांधनी थी। जी, जी। बात यह है कि ये जो विजन दिया गया है ग्रीन पाकिस्तान का, इससे आप देखें कि जो अपना बाइडन साहब के नुमाइंदा खसूसी हैं जॉन कैरी, उन्होंने भी कितना अप्रिशिएट किया। अमीन असलम के साथ वो मुसलसल राब्ते में है। सऊदी अरेबिया, दुनिया में हर जगह, यानी कि पहली दफ़ा कोई ऐसी चीज़ आई है जिसपे पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। तो सऊदी अरब के साथ हमारे ताल्लुकात हमेशा बरादराना रहे हैं। मुसलमान मुल्क है, हमारे लिए वहाँ पे मुकाम मुक़द्दसा है और हमारे लिए तो बहुत ही एहतराम है। लेकिन पाकिस्तान की एक अपनी अहमियत भी है। पाकिस्तान वाहिद मुसलमान मुल्क है जो एटमी ताकत है। इसकी वजह से भी पूरे मुसलमान जो हुकूमतें हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी देखती हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त जो चुंगल में फंसा हुआ IMF के, डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं आपको एक सादा सी बात कहूँगा कि अगर आप एक कार का लोन लेने के लिए बैंक में चले जाते हैं तो वो आपकी देखते हैं कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका खर्चा कितना है, हाउस होल्ड का खर्चा कितना है, आपने कोई और क्रेडिट कार्ड्स तो नहीं लिए। बड़े जांच परख के आपको वो जो है 20 लाख 2 मिलियन 3 मिलियन रुपीज़ देते हैं गाड़ी भी की installment में परचेज मिलती के हैं। लिए, वो भी इंस्टॉलमेंट में। यानी कि जो भी आपको लोन देगा वो ये देखेगा कि आप लोन की किस्तें और लोन की वापस करने की आपके अंदर अहलियत है कि नहीं है। इसी तरह जब IMF आपको बिलियंस ऑफ डॉलर्स कर्ज देने लगता है तो उससे पहले वो देखता है कि आपकी कमाई क्या है। आप लेकिन हुकूमत- ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नसीम सिद्दीकी साहब इन्फ्लुएंशियल हैं पूरे मुकम्मल तौर पर। नज़र आता है कि अमेरिका जैसे फेटफ है, इसी तरह IMF भी है, दीगर फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी हद तक उसमें वेस्ट की मुदाखलत नज़र आती है और उसमें अपनी शराइत पर जो है ये कर्ज दिए जाते हैं। और बाज़ औक़ात जब ये IMF का बेल आउट पैकेज नहीं मिलता या बर्फ नहीं पिघलती तो कहीं नजर आता है कि वेस्ट कोई मनवाना चाहता है अपनी देखिए कोई डॉक्टर साहब, मनवाना बात यह है चाहता कि अगर जो हमारी साबका हुकूमतें गुजरी हैं इतनी फजूल खर्ची ना करती, इतनी करप्शन ना होती, इतने बड़े बड़े कर्ज ना लिए होते तो आज अपने पाँव पे आप खड़े होते और आप उनकी आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं। लेकिन जब मुल्क को कर्जों में डुबो दिया गया है तो आपके पास कोई और चारा है नहीं, आपको उनकी बातें माननी पड़ती हैं। वो इन्फ्लुएंसिव है, थर्ड वर्ल्ड के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका, वर्ल्ड बैंक किधर है, IMF का हेडक्वार्टर किधर है, UNO का हेडक्वार्टर किधर है, वहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। फिर आपकी आर्म ट्विस्टिंग भी होती है। अगर आप किसी बात पे भी आंखें दिखाते हैं, एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, आप एक सॉवरन कंट्री है, तो फिर आपको ड्रैग किया जाता है इन मामलात की तरफ से। तो डेफिनेटली उनके प्रेशर्स आएंगे। लेकिन जिस तरह हमारे रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, FBR की कलेक्शंस बढ़ रही हैं, अगर हम कोशिश करें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं, हम एक एग्रीकल्चर कंट्री हैं, अगर हम यहाँ हमने पे इनकम जनरेट करनी है ना, इनकम जनरेट करें तवील और मुद्दती इस- मंसूबों पे काम करना और है। इस IMF से अगर हम जान छुड़वा लेते हैं तो फिर हम अपनी शराइत के ऊपर तमाम मामलात कर सकते हैं। आपको इसीलिए FATF में भी रगड़ा जा रहा है, आपको IMF भी अपनी मर्जी की शराइत के साथ लोन देता है। तो ये बातें आपको सुननी पड़ती हैं। लेकिन जिस तरह विजन चल रहा है प्राइम मिनिस्टर का, अगर आपका रेवेन्यू इंक्रीज़ हो जाता है, एक्सपोर्ट्स इंक्रीज़ हो जाती हैं, आप एग्रीकल्चर में आप दुनिया को जो है, एक तो सिर्फ ये जो ग्रीन आप इकॉनमी की बात कर रहे थे, इसमें आप जो पौधे लगाएंगे, ग्रीनरी बढ़ाएंगे, इसमें अगर आप फ्रूट्स के दरख्त देख लें, वो साया भी देते हैं, वो फल भी देते हैं। अगर आप उनको अच्छे तरीके से बाहर भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो आपको रेवेन्यू भी जनरेट करके देंगे। ठीक है, ठीक है। एक तो ये आपने बड़ी अहम बात की, क्योंकि जो हमारा FBR है उसका जो रेवेन्यू टारगेट था वो 2019 में 4,500 और अब वो 6,000 के करीब पहुंच चुका है और रेवेन्यू टारगेट भी जो है वो अचीव किया जा रहा है, हासिल किया जा रहा है। लेकिन दूसरी जानिब हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो हैं उसमें मशरिक़ वस्ता और ख़ास तौर पर सऊदी अरब, UAE और कतर जैसे ममालिक जो हैं उनका कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे मफाद में है। पाकिस्तान की स्टेबिलिटी या पाकिस्तान का इस्तेहकाम, ख़ास तौर पर माशी इस्तेहकाम इन ममालिक के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान इन तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ का जो है एक एटॉमिक पावर रखने वाला मुल्क है। नजम साकिब साहब, हमारा दूसरा मौजू भी बड़ा अहम मौजू है, इन्हीं मामलात से जुड़ा हुआ है। फेटफ के हवाले से बात कर रहे थे और फेटफ का जिक्र जो है वो नसीम सिद्दीकी ने भी किया। बड़ा हैरान कुन हमारे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि 27 नुकात में से 26 नुकात पर पाकिस्तान पूरा उतरा है। शुक्रिया भी अदा किया जा रहा है फेटफ की जानिब से। उनके सरबराह कहते हैं जी हम पाकिस्तान के बड़े मशकूर हैं, बड़ा ताउन किया, लेकिन फ़िलहाल आप ग्रे लिस्ट में रहेंगे। और दूसरी जानिब उसी फेटफ का एक रुकन या एक फेटफ का मेंबर जिसे हम कह सकते हैं, जिसका इंसानी हकूक़ इंडेक्स और मजहबी आज़ादी तनज़ुली का शिकार हो चुका है, तबाही के दहाने पे आके खड़ा हो गया है। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट ले लें, वहाँ पे बंगालियों की जो जिस तरीके से बंगाली मुसलमान जो हैं उनके साथ जो कुछ किया गया, और
हिंदुत्व का एक राज जो है वो नजर आ रहा है, मतलब एक सेकुलर स्टेट जो है अब हिंदू इंतहा पसंद स्टेट बन चुकी है, वहां पर ये फेटअप खामोश क्यों है? एक ही जवाब आता है एम्बेसडर साहब कि जी माशी मफादात बहुत बड़ी मंडी है, बस ये काफी है ये कहना? बिल्कुल काफ़ी नहीं है। इससे पहले कि मैं आपके इस मुफस्सल सवाल का कोशिश करूं जवाब देने का, एक दो वजाहतें बड़ी ज़रूरी हैं, क्योंकि प्रोग्राम में भी बात हुई कि जी सऊदी अरेबिया जो है वो हिंदुस्तान में या मकबूजा कश्मीर में कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए जा रहा है। इस सिलसिले में दो क्विकली बातें, बड़ी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। नंबर एक, कि जब कोई ख़बर आती है तो हमारे सोशल मीडिया में एकदम से ऐसे आती है और फिर सारे लोग उस पर यकीन भी कर लेते हैं। तो जब तक कि ठोस हक़ाइक़ का ना पता हो तो हम नहीं कह सकते कि क्या वाकई सऊदी अरेबिया ने ये बयान दिया भी है कि नहीं। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि अगर फ़र्ज़ करें कि कोई दोस्त मुल्क हिंदुस्तान के साथ रवाबित अच्छे रखता है, हिंदुस्तान के साथ तिजारत करता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमारा दुश्मन है। इसलिए कि जब आप कमिटी ऑफ नेशंस की बात करते हैं, जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे चाइना हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। चाइना की दोस्ती और पाकिस्तान की दोस्ती पे कोई दूसरी राय नहीं है। तो क्या यानी चाइना हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर रहा? बहुत बड़ी ट्रेड कर रहा है, $90 मिलियन से ज्यादा की ट्रेड कर रहा है। तो मैं ये दो पॉइंट्स बताने के बाद अब आता हूँ आपके सवाल की तरफ जो आपने फेटअप का किया है। देखिए, इसको पूरी तरह से बताया नहीं गया। ये जो हमारे यानी जो 3 दिन की प्लेनरी हुई है, मीटिंग हुई है, और उसमें जो मार्कस प्लेयर हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं फेटअप के, उन्होंने क्या बातें की हैं, थोड़ा थोड़ा करके हमें पता लगा है। मैं इत्तेफाक से आपके प्रोग्राम में आने से पहले इस पे तफसील से पढ़ रहा था, ना सिर्फ पाकिस्तान के बारे में बल्कि चाइना के बारे में, जापान के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में। देखिए, तुर्की का भी पढ़ा है ना सर? जी जी, वो तो खैर वो यानी वो भी है, यानी तुर्की के साथ आपका उर्दन भी है, हाँ, और आपका उर्दन भी है, और आपका एक माली भी है। ये 3 मुल्कों को भी ग्रे लिस्ट में। अच्छा, ग्रे लिस्ट जो है ना डॉक्टर साहब, असल में ये टेक्निकल टर्म नहीं है। ग्रे लिस्ट को हम जो है वो जब फेटअप की बात आती है तो उनकी कोई एज सच ग्रे लिस्ट नहीं है। उसमें वो कहते हैं कि जी एनहांस्ड यानी मॉनिटरिंग है। तो पाकिस्तान ने इस सिलसिले में पिछली मुलाकात जो इनकी हुई थी उससे बेहतर सूरत हाल है। बताता हूँ। सबसे पहले बात जो मार्कस प्लेयर ने की, उन्होंने ये किया कि जी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसका कोई चांस नहीं है। तो पहली खुशखबरी तो ये। दूसरी खुशखबरी ये कि वो एक्सपेडाइटेड मॉनिटरिंग जो थी ना, उसमें से एक्सपेडाइटेड का लफ्ज निकाल लिया गया है। तीसरी बात कि उन्होंने कहा है कि जी इन खासतौर पे वो जो नई आई थी ना शराइत जो कि पिछले साल दी गई 2020 जून में, उनमें 7 में से 4 पे उन्होंने मुकम्मल तसल्ली बख्श कहा कि जी आपने प्रोग्रेस की है। अब देखिए सूरत हाल इस वक्त क्या है। सूरत हाल इस वक्त ये है कि चाइना जो कि फेटअप का भी मेंबर है, जो कि दुनिया की एक बहुत बड़ी ताकत है, उसकी कैटेगरी एज वी स्पीक, ये सिद्दीकी साहब बैठे हैं, ब्रिगेडियर साहब और आपको मैं बताऊं एक हैरान कुन बात कि पाकिस्तान की एग्जैक्टली वही कैटेगरी है फेटअप में जो कि चाइना की है। पहली बात। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान अकेला नहीं है इसमें। 200 के करीब हैं ममालिक और ज्यूरिस्डिक्शन जिन पे के फेटअप काम करता है, और उसमें पाकिस्तान के बारे में जितनी खुशाइंद बातें की गई हैं उतनी बहुत कम मुल्कों के बारे में की गई हैं। तो ये तो मैं आपको सुनाई आपको खुशखबरी। अब आपको एक बुरी खबर सुनाते हैं फेटअप के बारे में। उसमें यह है कि जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक क्लॉज है, यानी वो जो हिच समझे या रुकावट या जो रड़क है असल में, वो ये है, उसको फेटअप वाले कहते हैं जी कि ये एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है। मैं ये चाहूंगा कि आपके तवस्सुत से हमारे जो पीटीवी के देखने वाले और सुनने वाले उनको पता लगे कि क्योंकि हम सुनते हैं ना जी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट फलाना ये वो, एक चीज है सिर्फ जिसके बारे में बात हो रही है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जिस दिन पाकिस्तान ने इस पे काबू पा लिया, ये फेटअप की लिस्ट एक तरफ पड़ी होगी और हम खुशहाली के साथ लुडियां डाल रहे होंगे। वो क्या चीज है जी? वो ये है कि फेटअप कहता है कि पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, इन 2 शोबों में, जिसमें कि चाइना को भी उन्होंने वही बात की है, जापान को भी वही की है, इंडिया के बारे में भी वही तहफ्फुजात हैं। अमेरिका को नहीं कहा? अमेरिका को नहीं कहा। अच्छा, अब ये वो तो कहने वाले हैं ना। अच्छा, अब ये है पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंसर कौन है? 8 टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिसमें उन्होंने ये कहा है, जिस तरह आपने सुना होगा जैश ए मोहम्मद है, जमात-उद-दावा है, तालिबान भी उसमें शामिल हैं, उसमें अल-कायदा है, उसमें हक्कानी ग्रुप है वगैरह वगैरह। वो पाकिस्तान से ये कह रहे हैं कि आपने इसके बारे में लॉज तो बना लिए, लेकिन आपने अपनी ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर जाके, यानी पाकिस्तान की हदूद से बाहर जाके इन पे हमें ऐसा कोई काम करके देना है जो कि ठोस सबूतों के साथ हमारे पास आए, ठीक है। ताकि आपके जरिए यूनाइटेड नेशंस की लिस्ट में उनको डाला जा सके। ठीक है, अब ठीक ये है। अच्छा, मुश्किल बात है। ये जो आपने बात की, मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आऊंगा। इसका एक पहलू ये भी है, और खुशाइंद का तो इशारा दिया नजमुल साकिब साहब ने, लेकिन इसका एक मनफी पहलू जो है वो ये भी है। आपको भी याद होगा, इससे पिछला जो इजलास हुआ था जून 2020 का, उसमें बाकायदा तौर पर कहा था कि उम्मीद है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से, ये वर्ड्स हैं, ये लफ्ज हैं उनके, कि जी हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे, उम्मीद है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन आज भी पाकिस्तान को नाम हम बेशक उसको ग्रे लिस्ट का ना दें, कैटेगरी है, चलें जी हमें सी से बी पर तो ले आते ना, बी से हमें ए पे ले आते। ये बात भी बड़ी अहम है, नजमुल साकिब साहब से मैं बाद में भी बात करूंगा। ये फेटफ है किस बला का नाम? टेरर फाइनेंस करने वाले ही चेक एंड बैलेंस रखेंगे कि कौन टेरर फाइनेंस कर रहा है, और अपनी मर्जी से तयन करेंगे इसका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं असल में एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं, मैंने जो सऊदी अरब के हिसाब से इंडिया से जो ट्रेड की बात की थी, वो कश्मीर के रिलेशन से नहीं थी। वो थी जो लास्ट टाइम जो सलमान बिन वो जो सऊदी अरब के शहजादा उधर गए थे, और जो उन्होंने वहाँ पे इंडिया के साथ जो रिफाइनरी और बाकी चीज़ों के हिसाब से जो प्रोजेक्ट साइन हुए थे, तो उसमें मेरा मकसद ये नहीं था कि अगर क्योंकि हम सऊदी अरब हमारा दोस्त है तो वो इंडिया से बात करें। मैंने कहा ये चीज़ें जो होती है ये सामने रख के बात करनी होती है, और ये बैकग्राउंड में आपके रहती है। और बायलैटरल रिलेशन किसी मुल्क के किसी भी साथ चल सकते हैं, और कोई उसके ऊपर चीज़ों को इम्पोज नहीं कर सकता। और जहाँ तक बात थी कश्मीर की, वो आई थी यूएई के हवाले से आई थी, उसमें सऊदी अरब का कोई ताल्लुक नहीं था। दूसरी चीज़ जो आपने फेटफ के हवाले से की, अब फेटफ का अगर आप पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिकली देख लें तो इकोनॉमिक टाइम्स कहता है कि पाकिस्तान को $38 बिलियन का नुकसान हुआ है ग्रे लिस्ट में रहने की वजह से। और अगर आप फेटफ के असूल उठा के पढ़ लें, रूल उठा के पढ़ लें, और उसके अंदर उनकी कंडीशनैलिटीज़ पढ़ लें, तो मेरा ख्याल पाकिस्तान तो उन कंडीशनैलिटीज़ से बाहर आ चुका है। जब वो कहते हैं ना स्ट्रेटिजिकली इंपॉर्टेंट डिसीजंस, तो उनमें से बाज़ चीज़ें वो आपको ऐसी कहते हैं जो आपके दायरे अख्तियार में नहीं है। वो कहते हैं लेजिस्लेशन करें। अभी लेजिस्लेशन करते हुए तो आपने हाफिज सईद को भी अंदर करके रख दिया, जिसका कोई टेरर से ताल्लुक नहीं है। वो एक कश्मीर के पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट करता है, और उसी को इंडिया हाफ ऑन करता रहा। तो अगर तो आप मेरिट के इशू से बात करते हैं तो पाकिस्तान इस वक्त, इससे पहले शायद हो, लेकिन आपने जितनी रूल्स एंड रेगुलेशन किए हैं उसमें पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करता बिल्कुल ही ग्रे लिस्ट में रहने के लिए। और ग्रे लिस्ट में रहते हुए उनका मकसद ये है कि आपको इकोनॉमिकली हिट करें, और वो इकोनॉमिकली हिट कर रहे हैं। फेटअप जो है वो किसी भी तरीके से मेरिट पे अगर आप समझते हैं काम कर रही है तो आई एम सॉरी, चाहे वो चाइना को रखे या पाकिस्तान की तरह रखे, इट्स बेसिकली अ वेस्टर्न ब्लैकमेलिंग फोर्स, और वो ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान को। इट्स ए ग्रुप ऑफ ब्लैकमेलर्स जो एक इश्यूज को बना के, भाई अगर आपने टेरर फाइनेंस कर रही है तो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट है अमेरिका का, वो कह चुका है कि इंडिया सवाल तो यहाँ पे ये भी बनता है ना, मैंने अभी अपने इब्तिदाइया में भी ये बात की थी कि यानी हिंदुत्वा, आरएसएस, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बाबरी मस्जिद, क्या क्या फैसले हो गए। पूरी दुनिया में टेरर फाइनेंस कर रहा है सर भारत, हिंदुस्तान। अभी पूरी आज देखें, आज का वाकया है, सिखों के कातिल को जब आजादी मिली है, वो अपने मुल्क वापस आया है, तो उसका तो इस्तकबाल किया गया है, फूल निछावर किए गए हैं उस पे। जो मैं थोड़ी सी अर्ज करता हूँ, अब हमें निकाल दे। हमारे बाहर इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने कहा 44 इंडियन बैंक्स आर इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग। वेयर इज द मेरिट ऑफ एफएटीएफ? आप मुझे बताएं, आप मुझे बताएं कहां है। मैं आप कहते हैं कि जी मेरिट पे काम कर रहा है पाकिस्तान, इट्स नॉट, इट्स अ ब्लैकमेलर्स फोरम जो ब्लैकमेल कर रहे हैं पाकिस्तान को, कि पाकिस्तान इज द मुस्लिम कंट्री एंड ओनली न्यूक्लियर पार्ट कंट्री। अब वो कभी आपको ग्रे लिस्ट से निकालेगा। झूठ और डिसीट जो है ये दुनिया की सियासत का असूल है। आपने जब तक आप इस कंडीशन में है और अफगानिस्तान इस कंडीशन में, आप भूल जाएं, यू मे से फ्लावरी वर्ड्स अबाउट टुमारो बट दे विल नॉट। इसलिए कि उनका अगर यहाँ पे दुनिया में ऐसे भी ममालिक है, मैं कोट कर सकता हूँ, जिन्होंने 20 में से 8 पॉइंट पे अमल किया, उनको उन्होंने निकाल दिया वाइट डॉग लिस्ट से। तो पाकिस्तान तो यार 2 पॉइंट पीछे रह गए। आपके बॉर्डर के बाहर से आप किस तरह लेजिस्लेशन करते हैं मुझे बताएं ना। अफगानिस्तान के अंदर आप पाकिस्तान लेजिस्लेशन कर सकते हैं, ठीक है। ये कभी आप हटेंगे नहीं।
अभी आप जो हमारी बात छोड़ दें, इंडिया ऑब्जर्वर की एक ब्यूरो चीफ है अमेरिका में, उन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के जज से कब खिताब किया है, विजय लक्ष्मी नगर, उन्होंने कहा कि जी वो वहां खड़ी होकर अमेरिका में कह रहे लोगों को बता रही हैं कि यहाँ पे जो इंडिया की स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, आरएसएस के जो एफिलिएट है, दे इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग और हिंदुत्व के नाम पे पैसे जमा करें। अमेरिका के अंदर बैठे ये हो रहा है जो ट्विस्ट करता है कान उसके एफएटीएफ की। सो एफएटीएफ के अंदर अगर तो आप मेरिट की बात करें, असूल की बात करें, तो दे हैव नो जस्टिफिकेशन ऑफ कीपिंग पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट। और इस ग्रे लिस्ट की वजह से चूंकि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा है, अभी मैंने बताया इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट उठा के पढ़े, वो कहता है $38 बिलियन का पाकिस्तान को इकोनॉमिकली हिट हुआ है। तो वो फायदा किसको पहुंचा? फायदा तो उन्हीं को, उस लॉबी को पहुंचा ना जो लॉबी पाकिस्तान के खिलाफ है। अब बड़े मतलब है अफसोस की बात है कि उनका प्रेसिडेंट जो है वो आता है, आई डोंट नो हाउ डू दे कैरी देमसेल्फ एट सच स्टेचर, जहां पे आप झूठ बोल रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो है वो उसने जो पॉइंट्स पे अमल नहीं किया है। भाई और 2 पॉइंट्स रह गए हैं, आप ये कहते हैं कि जी, आप कहते हैं कि जिन्होंने इतने 30 पे अमल किया, हम क्रेडिट देते हैं, उनको निकाल रहे हैं और आगे हम मॉनिटर करते रहेंगे, बट वी आर नॉट। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा भी आऊंगा कि फोरम और ये ब्लैक मेलर्स का फोरम जो है आपको ब्लैकमेल करता रहेगा आने वाले दिनों में। मैं ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ दोबारा आऊंगा, इस पर हम मजीद भी बात करेंगे। नोखेद साई साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। साई साहब बहुत शुक्रिया आपका। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा साई साहब ये बताइएगा कि हमारी जमात दावा हो, दीगर जिन तंजीमों की बात की, फैटफ में भी उनका जिक्र आ रहा है कि जी वो तंजीमें आलमी अमन के लिए ख़तरा हैं, तालिबान भी ख़तरा हैं, ISIS भी ख़तरा है पूरी दुनिया के लिए, कुर्दिश जो थे उनका भी बोला वो भी पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है। पता नहीं कहाँ से ये RSS का ख़तरा दुनिया को नज़र नहीं आ रहा कि हिंदू इंतहा पसंदों ने अपना दायरा कार पूरी दुनिया तक बढ़ा दिया। अब दुनिया में कहीं पे भी सिख महफूज नहीं है। और आज का ही वाकया है कि हिंदुस्तान में एक कातिल को जो है वो प्रोटोकॉल दिया गया है, उसका इस्तकबाल किया गया है। तो ये दोहरा मयार, ये मुनाफकत, आप नहीं समझते कि इसका खमियाजा दुनिया को भुगतना पड़ेगा अगर एक सेकुलर स्टेट जो है हिंदू इंतहा पसंद स्टेट बन जाती है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो है पूरी दुनिया के सामने, अब ये जो RSS का है वो नजरिया भी पूरी दुनिया के सामने है, इनका जो एक चेहरा है वो भी दुनिया के सामने आ गया है। लेकिन मसला ये है कि ये इंसानी हकूक की जो तंजीमें हैं उनको पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा। अगर आप ये जो इंडिया का जो एक भयानक चेहरा है उसकी अगर बात करें तो आज़ाद कश्मीर में, ये मकबूजा कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे इंसानी हकूक की पामालियाँ हो रही हैं। यानी अगर आप इंडिया की बात करें तो हर आए दिन उधर कोई भी जो अकलियत है, कोई भी वो यानी उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा। तो ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन दुनिया में नहीं करने को तैयार, उनसे पूछने को कोई तैयार नहीं है, बल्कि उनको प्रोटोकॉल दिए जाते हैं पूरी दुनिया में। ये मैं आपको बताऊं कि जो अभी यूनाइटेड नेशन का अभी जनरल असेंबली का सेशन हुआ तो उसमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बड़े वाज़े अल्फाज में दुनिया के सामने इस्लामफोबिया का जो मसला था वो भी रखा। उसके अलावा जो इंडिया में जो मजालम किए जा रहे हैं कश्मीर की तरफ से वो भी दुनिया के सामने रखे। जिस तरह सैयद अली गिलानी की मैयत को इंडियन फोर्सेज ने उनके खानदान से छीन लिया जबरदस्ती, उनको उनकी तदफीन नहीं करने दी गई, वो भी सामने रखा। तो ये सारे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अभी जो इंडिया का एक भयानक चेहरा है, जो गंदा चेहरा है, इस पे इंसानी हकूक की तंजीमें जो हैं उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। उनको अफगानिस्तान में तो मजालम नजर आ जाते हैं, बाकी दुनिया में तो उनको मजालम नजर आ जाते हैं। ये पता नहीं ये इंडिया के जब बात होती है, जब इनकी इस तरह की जो अकलीतें वहां पे आप देख लें, मुसलमान देख लें, सिख देख लें, बाकी जो अकलीतें हैं उनके हवाले से कभी भी यानी पूरी दुनिया में यानी जो जब भी आवाज उठाई है पाकिस्तान ने, और पिछले स्पेशली जो जब से वजीर आज़म इमरान खान आए हैं वो अपने हर उस जो UN का इजलास है उसमें इस हवाले से आवाज बुलंद करते हैं, इस हवाले से दुनिया को बताते हैं। ये देखें UN से बड़ा कोई फोरम नहीं है, उसके सामने अभी इस दफा भी उन्होंने इस्लामफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से दुनिया को आगाह किया, लेकिन दुनिया की खामोशी जो है बिल्कुल जो है पुरअसरार है, उस पर वो कोई रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है। अभी मैं देख रहा था कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया जो अमेरिका के 30 ये बड़ा एक अहम नुकता है साई साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आखिर हम कब तक यही कहते रहेंगे कि दुनिया को नजर नहीं आता, दुनिया का दोहरा मयार है? कहीं आपको लगता है कि कोई गैप हमने छोड़ा हुआ है? कहीं आपको ऐसा लगता है कि इस डिजिटल वर्ल्ड में हम मैनुअल अंदाज से जो है आगे बढ़ रहे हैं, हमें भी डिजिटलाइज्ड होना पड़ेगा, थोड़ा सा दुनिया के साथ चलना पड़ेगा?
देखिए, ये तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि दुनिया जो है अब वो डिजिटलाइजेशन की तरफ चली गई है और पाकिस्तान भी उसमें अपना एक किरदार यानी निभा रहा है। और मैं ये आपको यही कह रहा हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से यूएन के फोरम पर, यूएन जो है जनरल असेंबली के उसके इजलास में अगर बात की जा रही है और बार बार की जा रही है और उसके बावजूद दुनिया नोटिस नहीं लेना चाह रही, तो इससे इससे मुअस्सर आवाज मेरे ख्याल पाकिस्तान में वजीर आजम पाकिस्तान के अलावा तो कोई हो नहीं सकती ना। अगर उस फोरम से आवाज जा रही है, उस फोरम से गैप, तो हम उस वक्त बात करें कि जब हमारे वजीर आजम जो हैं इमरान खान, वो हर फोरम पे, ये नहीं यूएन का, इसके अलावा जितने भी फोरम है, जितना उन्होंने लोगों को एजुकेट किया है इस्लामफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात, और ये इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अभी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि 30 लाख मेकर्स हैं अमेरिकन, जिन्होंने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक बिल इंट्रोड्यूस करवाया है जो स्पेशली इस्लामफोबिया के बढ़ते हुए वाकयात के हवाले से है। और उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट पे भी जोर दिया है कि आपको इस तरह का स्पेशल एनवाय जो है वो क्रिएट करें, एक सेल क्रिएट करें जो मॉनिटर करे इस तरह के वाकयात को। और सबसे अहम जिम्मेदारी, देखें, हम तो अपने लेवल पे हर फोरम पे कर रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान तो हर फोरम पे इसको उजागर कर रही है, यानी वजीर आजम पाकिस्तान से ऊपर तो कोई लेवल है नहीं है। जो बात आप गैप की कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल हमने एक मैसेज देना है, वो मैसेज तो हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं, लेकिन उस पर अमल करना, उस पर ये इस्लामी दुनिया का साथ खड़े होने की जरूरत है। ओआईसी के इजलास में इन चीजों को उठाने की जरूरत है। अच्छा, एक साई साहब, आखिर में मैं आपसे सिर्फ अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर, अब ये जो मॉस्को फॉर्मेट में भी एक साइड लाइन मुलाकात हुई है, इंडियन डेलीगेशन की तालिबान के साथ मुलाकात हुई है, ये भारत जो है ये अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर इतना बुखलाया हुआ क्यों है, इतना परेशान क्यों है? और क्या आप समझते हैं कि यही एक उसकी फॉल्ट लाइन है, हम उसको लेकर अगर आगे बढ़ें और अपने सिफारती जो महाज है उसमें जरा तेजी लेकर आए ताकि यहां से उसको मुंह की खानी पड़े? अफगानिस्तान ही अब उसके पास ऑप्शन बचा है पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए, अब वो उसको मिलना नहीं है, ये वजह क्या लग रही है आपको? देखिए सर, मसला ये है कि तालिबान से पहले जो अफगानिस्तान में हुकूमत थी वो बिल्कुल इंडिया के हाथों में खेल रही थी। वो एक कठपुतली हुकूमत थी इंडिया की, और वहां से वो सारी चीजें मैनेज कर रहे थे, और वहां से वो पाकिस्तान में जितनी भी अफगानिस्तान ये बलूचिस्तान में जो हो रहे हैं हालात खराब, वहां से वो खराब करते थे। तो जब से तालिबान हुकूमत में आए हैं, जब से उन्होंने इक़्तिदार संभाला है, तो इंडिया को बड़ा मसला, एक सबसे बड़ा ये है कि उनका जो एक नेटवर्क था अफगानिस्तान से जो चला रहे थे, उसको वो तकरीबन खत्म हो गया है। उस तरह उनको आज़ादी नहीं है, अपनी जो हरकत व सकनात हैं, जो वो पाकिस्तान में हालात खराब करते थे, वहां से बैठ के मॉनिटर करते थे, वहां से बैठ के फंडिंग करते थे कुछ ग्रुप्स को, ठीक तो है, वो जो है वो खत्म अब हो गई उनको है वो सरजमीन जो है और वो सहूलत हासिल नहीं है। नोखेज साई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। नसीम सिद्दीकी साहब, साई साहब ने भी जिस तरह आपने सुनी उनकी गुफ्तगू कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ नहीं इस्तेमाल होने दी जाएगी, और तालिबान ने इससे पहले भी, मुल्ला उमर की स्टेटमेंट भी हमें याद है कि जिन्होंने कहा था कि हम हिंदुस्तान को कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेंगे कि वह अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ, हमारे हमसाया मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल करे। तो एक ऑप्शन तो कम से कम वो जो दुनिया में लॉबिंग कर रहा है और जिस तरीके से वो डिसइंफो का सहारा ले रहा है, और जिस तरीके से आपने देखा कि अभी एक बिल भी मुतारिफ हुआ सेनेट में, अमेरिकी सेनेट में भी 22 से ज़्यादा सेनेटर्स उसका हिस्सा ले, और उन्होंने कहा कि जी हमें तालिबान के साथ भी जोड़ रहे हैं, पता नहीं कहाँ क्या अफगानिस्तान में नाकामी काम पे मलबा भी डाल रहे हैं। आप नहीं समझते कि एक अफगानिस्तान और तालिबान के साथ हमारे इतने अच्छे सिफारती ताल्लुकात हैं कि कम से कम अफगानिस्तान में हमें स्पेस नहीं देनी है हिंदुस्तान को, इसके लिए कोशिशें करनी चाहिए? क्या ये बात दुरुस्त है? देखिए डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 22 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में है और अक़लियतें वहाँ पे हैं, उनके साथ ये मोदी सरकार क्या कर रही है? ये हिंदुत्व, ये आरएसएस, वहाँ पे उनको इंसानी हकूक़ नहीं दे रहे। लेकिन जो एक मुसलमान कंट्री अफगानिस्तान है, वहाँ पे उनको बड़ा दिल लगता है उनका। वहाँ पे किस एम्बेसियाँ बनाते, किस वजह से? सिर्फ पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर अटैक करने के लिए। आप देख लें, बलूचिस्तान के मसाइल ले लें या दूसरे मसाइल ले लें, उसमें कहीं ना कहीं इंडिया का हाथ आ जाता है। फिर जिस तरह भारत का सारे पार्टिसिपेंट्स ने बात की, आप डिसइंफो लैब ले लें, उसके अलावा 41 बैंक्स जिन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की उनको ले लें, दुनिया को कुछ नज़र नहीं आता, कुछ भी भारत करता रहे। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है और एक एटमी ताकत है, तो ये सबकी आंखों में खटकता है, वो कहीं ना कहीं से उसकी आम रोशनी करने की कोशिश करते हैं। तो अब तालिबान की जब बात आती है कि पाकिस्तान फेवर उनकी करता है, भाई एक अफगानिस्तान भी एक सॉवरेन कंट्री है। अब आप देखें कि वहाँ पे 3 लाख ट्रेंड फौज थी जिसके पास बेहतरीन असला मौजूद था। भारत ने भी उनको ट्रेनिंग दी, अमेरिका ने भी ट्रेनिंग दी, लेकिन जब 70,000
तालिबान मुल्क में फैलना शुरू हुए तो सब के सब पसपा हो गए। उसकी वजह ये थी कि तालिबान एक सोच है, वो अफगानी जो है उन्होंने अपने ऊपर कभी भी किसी को हुकूमत नहीं करने दी। और देख लें अंग्रेज़ के दौर से लेके रशिया सुपर पावर, अमेरिका सुपर पावर, कोई भी उनसे जीत नहीं सका। तो ये उनका रद्द-ए-अमल था कि उनके ऊपर 20 साल से एक जो है वो फौजी नेटो और अमेरिका मुसल्लत है। तो जब तालिबान आए तो जो फौजी भी थे जिनके पास लेटेस्ट असला भी मौजूद था, वो उनकी सोच के साथ उन्होंने मुताबिकत की कि हमारा मुल्क आज़ाद हो रहा है और अगर कोई फ्रंट फुट पे आके कोई पार्टिसिपेट करना चाह रहा है, तालिबान ही करना चाह रहे हैं, क्योंकि दूसरे तो फरार होना शुरू हो गए थे। वो तो उसी मुल्क में रहे, उन्होंने कुर्बानियाँ भी दी और फिर वो दोबारा उस मुल्क को अपने मुल्क के हिसाब से, अपनी जो इस्लामी तालीमात है उसके हिसाब से, शरीयत के हिसाब से अगर आगे लेके जाना चाहते हैं तो वो उनका हक बनता है। और पाकिस्तान ने भी हमेशा ये कहा है कि हम उसको सपोर्ट करेंगे जो उनके अंदर हुकूमत बनाएगा, उनको अपने राइट्स मिलने चाहिए। और अफगान अवाम और तालिबान और तमाम स्टेक होल्डर्स जो है उनका राइट बनता है कि वो अपने खुद फैसले करें। तो वहाँ पे अगर हम उनका साथ नहीं देंगे तो वहाँ पे गुर्बत बढ़ती चली जाएगी, वहाँ पे फाकाकशी आ जाएगी। भारत को स्पेस नहीं देनी है, स्पेस नहीं देनी। नुकता हमारा ये कि भारत को स्पेस अफगानिस्तान में नहीं मिलनी चाहिए। मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे ये बताइएगा सर, आपने बहुत सारे जवाब देने होंगे लेकिन टाइम को देखकर अगर आपसे गुजारिश है कि अगर मुख्तसर करें ताकि एक राउंड चले। बड़ा अहम नुकता है जो मैं आपके सामने उठाने वाला, ये बार बार हम बात कहते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत है, भारत का चेहरा बेनकाब करने की जरूरत है और भारत जो है वो सेकुलर स्टेट लेकर पूरी दुनिया के सामने पेश होता है। वो दुनिया को नहीं बताता कि वो हिंदू इंतहा पसंद स्टेट बन गया। क्या दुनिया को बताने की जरूरत है? क्या दुनिया अंधी है नजमुल साकिब साहब कि हमें बताने की जरूरत है ये भारत का चेहरा है? दुनिया को डॉक्टर साहब हमसे ज्यादा पता है, दुनिया को हमसे ज्यादा पता है। अब वो कुछ मसलहतों की बुनियाद पे अगर नहीं कर रहे तो इसमें हमें रोना धोना नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि जब आपको ये तय हो गया कि हिंदुस्तान एक दुश्मन मुल्क है, जब ये तय हो गया कि आपने उनके साथ जंगें लड़ी, वो आपकी एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानता, तो रोना धोना किस चीज़ का है? मुझे ये पता है कि जिस दिन मेरी फॉरेन पॉलिसी में, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कोई ऐसा मोड़ आया जिसमें कि हम दुनिया को देख सके हिंदुस्तान के बियॉन्ड, पाक इंडिया के रिलेशंस के बियॉन्ड, तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सारी चीजें हमें वाज़े तौर पे नजर आएंगी। हमें नजर नहीं आ रहा, हम देखते हैं अमेरिका को अपने एंगल से, हम देखते हैं फैटफ को और मार्कस प्लेयर को अपने एंगल से, उसको ये नजर नहीं आ रहा हिंदुस्तान में, उसको ये नजर नहीं आ रहा। बाबा उसको नजर आ रहा है। टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। आप अगर ये साबित भी कर लें किसी टेबल पे कि जी हिंदुस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा है, वो स्टेट स्पॉन्सर है वगैरह वगैरह, तो क्या आपकी ग्रे लिस्ट से निकल जाएंगे आप? उससे हिंदुस्तान की सुबकी होगी। आपने अपनी ग्रे लिस्ट से निकलना है और उसके लिए आपने खुद इकदाम करने हैं। यानी आखिरी बात इस वक्त की कि ये चाहे फैटफ है, चाहे जीएसपी प्लस है, चाहे अफगानिस्तान का मसला है, चाहे पाक इंडिया है और चाहे मकबूजा कश्मीर का मसला है, इसमें हमने बड़े तदब्बुर के साथ देखना है चीजों को। जज्बाती तौर पे मेरे से ज्यादा या ब्रिगेडियर साहब से, जसीम सिद्दीकी आपसे ज्यादा बिठा लें इधर हिंदुस्तानी 25 लोगों को बुला लें, अगर 5 मिनट के अंदर उनको मैंने अपने आर्ग्यूमेंट से जेर ना कर लिया, बिल्कुल जज्बाती तौर पे नहीं करना, सिफारती तौर पे करना है, सियासी तौर पे करना है। और आखिरी बात कि जिस दिन पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा होगा इसकी हर बात मानी जाएगी। बिल्कुल ठीक है, हर चीज मानी जाएगी। ब्रिगेडियर साहब, अब यही एक नुक्ता, ये जो बेजमीर माशरा जिसको हम कहता है, ये जमीरों की सफ में इनको शामिल किया जाए कि ये बाजमीर हों, बेजमीरी से निकलें, तो आप ये समझते हैं कि हमें अपने सिफारती महाज को तेज करना है, अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, या अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन बदलनी है? जो एम्बेसडर साहब ने आखिरी बात की है ना कि हमें अपनी पाँव पे खड़ा होना है, वही तो सारा इशू है। वही तो आपको अपने पाँव पे खड़ा होने नहीं देने दे रहे। उसके अंदर कुछ हमारे अपने अंदर की चीजें ऑफ कोर्स हैं, लेकिन जब आपको कंटिन्यूसली ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा और आपकी इकोनॉमी सफर करती रहेगी गैर जरूरी तौर पे, तो आप किस तरह अपने पाँव पे खड़े होंगे? यही हमें इंडिया के अंदर जो मर्जी हो, शाहरुख के बेटे को पकड़े या छोड़े, इट डजंट कंसर्न मी। इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो हम उसकी आवाज तो उठाएंगे, लेकिन वहां के मुसलमान खुद कह चुके हैं कि हमारे लिए ना बोले, हम खुद अपने आप को संभाल सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज कि कहीं जब बात होगी तो वहां पे आप ये तो कहेंगे कि इंडिया ये काम कर रहा है, तभी बार बार कहते हैं कि एक दरवाजे को बार बार खटखटाते हैं तो तभी दरवाजा खुलता है। दुनिया की कोशिश यही है जो आखिरी में आपने बात की है कि आप अपने पाँव पे खड़े ना हो सके, और उसमें कुछ हमारे अपने भी पॉलिटिकल फॉलीज रही हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
अगर वो ना होती तो एक ऐसा भी टाइम था जब साउथ कोरिया आपका के वो लेके गया था, डेवलपमेंट प्लान लेके गया था, और आप किस तरह आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त काश 65 की जंग ना शुरू होती तो शायद आप आहिस्ता आहिस्ता और अपने पाँव पे खड़े हो जाते। तो ये तो हमारी ही चीजें हैं ना, हमें इसी चीजों पे खड़े होने की इंटरनली कोशिश करनी है। लेकिन जो भी हमारी सिक्योरिटी को इम्पिंच करने की कोशिश करे, जो भी हमें दुनिया में बदनाम करने की कोशिश करे, जो भी हमारे खिलाफ कोई एक्शन के, अमित शाह कहते कि सर्जिकल स्ट्राइक करूंगा, तो यू कांट कीप क्वाइट। ये इसमें जज्बातियत नहीं होती, फिर यू हैव टू बेस द थिंग्स ऑन रियलिटीज, और इस चीजों को पॉइंट आउट आपने करना है। दैट इज योर बेसिक ड्यूटी कि दुनिया को चेहरा दिखाते रहे। दुनिया की आंखें बंद है, कानों में उनके शीशा पिला हुआ है, अमेरिका की भी और बाकी मुल्कों की भी। अगर ना होता तो कम से कम आपके इस्लामिक ममालिक कश्मीर के अंदर कुछ तो करते ना। कश्मीर में चले, भूल जाए मुसलमान रह रहे हैं, कम से कम इंसान तो रह रहे हैं। ठीक है, जहां इंसानों पे जुल्म हो, वहां पे जिन हुकूमतों के अंदर इखलाक होता है, उनको इंसानों के खिलाफ जुल्म की आवाज उठानी चाहिए। ठीक है, आपकी पब्लिक को भी उठानी चाहिए, हुकूमत को भी उठानी चाहिए। बहरहाल और जब आप आवाज उठाएंगे तो आप उनकी एट्रोसिटीज को आप बात कर रहे हैं, ये अनफ करने की इखलाकी कोशिश अक़दार, इंसानी अक़दार, हुकूक इंसानी, ये तो अब वो चैप्टर है जो मफादात की दुनिया में जिसकी कोई जगह नहीं है। बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने दुरुस्त फरमाया ब्रिगेडियर साहब। ब्रिगेडियर टाइट गजनफर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद थे, और नसीम सिद्दीकी साहब और नोखेज शाही साहब, आप लोगों ने सब ने अपनी कीमती तजावीज़ दी। एक बात मैं लास्ट में यहाँ पे ज़रूर कहूँगा कि हमारी तमाम सिफारती कोशिशों में ये एक चीज़ सामने नज़र आई कि कम अज़ कम ब्रिटिश मीडिया रेगुलेटर्स की आंखें खुली और उन्होंने कुछ अर्नब गोबर स्वामी ही कहें कि अब क्या कहें, उनको एक पनिश किया। फिर EU डिसइंफो लैब में थोड़ा सा एक्सपोज किया। फिर जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस हैं उन्होंने थोड़ा इसको टेकअप किया और कोई एक 90 मिनट्स की बहस भी की इस पे। और भी हमने बहुत कुछ करना है, अभी बहुत काम करना बाकी है और हमारी कंसिस्टेंट एफर्ट्स नज़र आनी चाहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।